पारीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि कल हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त करते हैं और उसमें किस प्रकार से हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कि आईआर एक्टिव होने के लिए कंपाउंड्स में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और कंपन की सामान्य विधाओं के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जब किसी अणु को ऊर्जा दी जाए जो कि लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और उसमें कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होने से हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उस स्पेक्ट्रम को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं और जिस तकनीकी द्वारा ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस तकनीकी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी कि किसी मॉलिक्यूल को अगर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देते हैं तो उसके कंपन ऊर्जा स्तरों में मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का संक्रमण होता है, जिसकी वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उस स्पेक्ट्रम को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं और जिस तकनीकी द्वारा ये स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्योंकि इसमें आईआर रीजन की विकिरणों की आवश्यकता होती है या उपयोग होता है, अतः इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के अवशोषण से कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी संक्रमण हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा का मान तो या रोटेशनल ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए ऊर्जा का मान तो 0.0054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, जबकि वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है, जो कि उससे ज़्यादा होती है। तो रोटेशनल जो ऊर्जा स्तरों में संक्रमण तो आसानी से हो जाते हैं। अतः जब भी हम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देते हैं तो वाइब्रेशन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के साथ साथ रोटेशनल ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण हो जाता है, वह दोनों साथ साथ होते हैं। अतः इस प्रकार के ट्रांजिशन से कभी भी हमारे को प्योर जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता, यानी कि कंपन स्पेक्ट्रम कभी भी प्योर नहीं प्राप्त होते। अतः इस प्रकार के ट्रांजिशन से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र व आरेख। अब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं बेसिक्स में कि किसी भी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है। सोर्स होता है, सैंपल ट्यूब होता है, सॉल्वेंट होता है, सैंपल होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है, रिकॉर्डर। एक बार पुनः अपन शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सोर्स होते हैं। यदि नियर आईआर और ऑर्डिनरी आईआर अगर यूज़ करते हैं तो सोर्स हमें नस्ट ग्लोवर की आवश्यकता होती है। नस्ट ग्लोवर 2 mm चौड़ा और 30 mm लंबी एक जिरकोनियम, सीजियम और थोरियम के ऑक्साइडों के मिश्रण की छड़ होती है। इसे 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक विद्युत द्वारा गर्म करते हैं। जबकि फार आईआर रीजन में जो सोर्स या फार आईआर रीजन की अगर हमारे को लाइट उत्पन्न करनी है, विकिरण उत्पन्न करनी है, रेडिएशन उत्पन्न करनी है, तो हमारे को सोर्स जो यूज होगा वो वेल्स बैक लैंप और हाई प्रेशर मर्करी आर्क की आवश्यकता होगी। मोनोक्रोमेटर जो होगा वो प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है, या जो प्रिज्म या घूम सकने वाली ग्रेटिंग होती है, जिसे क्षार धातु के हैलाइड द्वारा बनाया जाता है, जैसे NaCl है, KBr है, एट्सेट्रा। सैंपल ट्यूब जो होती है वह उसी की बनी रहती है जिसका मोनोक्रोमेटर होता है, NaCl KBr की। सॉल्वेंट जो होता है वह अध्रुवीय विलायक की आवश्यकता होती है, जैसे CH2 है, CHCl3 है, CCl4 है, बेंजीन है, एट्सेट्रा। अगर सॉलिड सैंपल हो तो हमारे को NaCl KBr की आवश्यकता होती है। डिटेक्टर हमारे को थर्मोपाइल और वोलोमीटर की आवश्यकता होती है। अब देखिए,
कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से यौगिक हमारे को आईआर स्पेक्ट्रम देंगे या किसकी हम आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए दो शर्तें हैं मुख्य रूप से। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि जो विकिरण की आवृत्ति है उसकी कंपन की आवृत्ति उसकी आवृत्ति कंपन के बराबर होनी चाहिए, या जो रेडिएशन अपन दे रहे हैं उसकी एनर्जी वाइब्रेशन की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी उनमें एक तरह का रेजोनेंस होना चाहिए। अर्थात अणु की कंपन गति जो है, कंपन गति की आवृत्ति विकिरण की आवृत्ति के समान होनी चाहिए। अगर कंपन गति की आवृत्ति विकिरण की आवृत्ति के समान नहीं होगी तो हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होगा। रेडिएशन और मॉलिक्यूल के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम किसी कहीं पे खड़े हैं और बस बहुत तेज़ गति से चल रही है तो हम उस बस के ऊपर लिखा हुआ या उसमें कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके बारे में कैसे, उसके अंदर कौन आदमी बैठा हुआ है, उसके बारे में हम जान नहीं सकते। अगर बस की और अपनी स्पीड बराबर हो तो हम चाहे कितनी दूरी तक चले जाएं, हम उसमें जो लोग बैठे हैं उसको आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। दूसरी है, अणु में कंपनों के दौरान उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि म्यू उसका 0 नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। अर्थात डाइपोल मोमेंट में ये चेंज परिणाम या दिशा दोनों में हो सकता है, होना चाहिए। म्यू इजिकल टू ई इंटू डी होता है, वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। जैसे H2N2O2, इसमें म्यू का मान वाइब्रेशन के दौरान 0 होता है, अतः यह IR इनएक्टिव होगा। CO2 की जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, यानी CO2 में CO बॉन्ड जो है वो अगर दोनों बराबर मूव करते हैं तो डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो जाएगा और IR इनएक्टिव हो जाएगा। CO2 की जो अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, यानी CO2 में एक CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए या बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, एक की छोटी हो जाए तो डाइपोल मोमेंट उस स्थिति में 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो IR एक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से HCl है, H2O है, NO2 है, इनमें वाइब्रेशन के दौरान जो होता है वह डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए ये IR एक्टिव होते हैं। ये IR एक्टिव होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आगे कंपन की सामान्य विधाएं। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन किसे कहते हैं? एक बहुपरमाणु अणु में कंपन की सामान्य विधा गति की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी सामान्य अवस्था से इधर उधर सरल आवर्ती करता हो तथा एक ही आवृत्ति से एवं समान कला से गतिमान रहता हो। यानी कि एक बहुपरमाणु अणु है जिसमें जितने भी कंपन करने वाले परमाणु हैं उस अणु में वह अपनी नॉर्मल बीच की पोजीशन से इधर उधर जो है जितनी एक तरफ मूव करते हैं उतनी तरफ दूसरी तरफ मूव करने चाहिए, और उनकी जो कला और आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो समान होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। इंग्लिश में अपन इस तरह से कहते हैं कि a normal mode of vibration defined as a molecular motion in which all atoms in molecule vibrate with same equilibrium with same frequency at all and all atoms pass through their equilibrium position simultaneously। अब कंपन की सामान्य विधा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले बता चुका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए लीनियर मोशन, अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए लगेगा 3n-6। अब हम कितनी तरह के नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं या फंडामेंटल वाइब्रेशन कितने हैं? नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग यानी कि तनन और बेंडिंग यानी बंकन। तनन में जो है वो हमेशा बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन आता है, बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है उसमें चेंज आता है, जबकि बंकन में जो हमें बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। बॉन्ड एंगल में चेंज देखने के लिए याद रखिएगा हमारे को, हम रेफरेंस के रूप में पेपर का प्लेन लेते हैं, उससे अपन बॉन्ड एंगल में चेंज देखते हैं। स्ट्रेचिंग दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी सममित तनन और असममित तनन।
जैसे मैंने CH2 बॉन्ड में दिखा रखा है, सममित त्वरण में दोनों CH बॉन्ड जो है एक बार बाहर जा रहे हैं, एक बार अंदर आ रहे हैं, यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ हमेशा कंपन के दौरान दोनों बॉन्ड्स की सेम रहती है। जबकि दूसरे में देखिए अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असममित त्वरण में बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और एक CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो इस कारण से क्या होता है, इस प्रकार का जो होता है वो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है। अब आगे हम देखते हैं बेंडिंग। बेंडिंग भी दो प्रकार का होता है, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। इन द प्लेन में जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन में भी दो प्रकार के होते हैं। इन द प्लेन होता है रॉकिंग और सिजरिंग, जबकि आउट ऑफ द प्लेन जो होता है वह होता है ट्विस्टिंग और वैगिंग। इस प्रकार का रॉकिंग जो होता है वो पेंडुलम की तरह होता है, सिजरिंग जो होता है वो कैंची नुमा होता है, ट्विस्टिंग मतलब एक दूसरे ट्विस्ट होना, और वैगिंग मतलब बंदर की तरह जो वैग करना, बंदर की तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अब देखिए रॉकिंग पेंडुलम आपने देखा हो, घड़ी वाला जो पेंडुलम है वो क्या करता है कि एक बार एक तरफ जाता है फिर दूसरी तरफ जाता है। तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉन्ड एंगल में चेंज देखेंगे। मैंने तीन पोजीशन दिखा रखी है, देखिए एक बार जो है वह दोनों के दोनों बॉन्ड जो हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट हो रहे हैं, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं। फिर कैंची में क्या होता है कि दोनों बॉन्ड जो है वो आमने सामने मूव करते हैं, जैसे कैंची के दोनों जो काटने वाले हिस्से होते हैं वो आपस में आमने सामने मूव करते हैं, तो दोनों के बीच में जो है बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। तो और पर ये देखते हैं कि हम कि जो साइड में जो है, यानी कि हम अगर जहाँ दोनों जो उसके काटने वाले हैं वो जहाँ से बंधे होते हैं वहाँ से और वहाँ पे अपन पेपर का प्लेन लगा के देखते हैं, तो बॉन्ड एंगल में वहाँ कितना चेंज आता है उसके अनुसार हम देखते हैं कि कितना चेंज आता है। ट्विस्टिंग में देखिए जैसे एक ट्विस्ट हो गया, दूसरा फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, या दोनों अंगुलियों को आप एक को आगे ले जाओ और एक अगर आप अंगुली रखो इस CH2 के जैसे, मतलब दो अंगुलियां जहाँ मिलती हैं वहाँ कार्बन मानो और दोनों अंगुलियों को ऊपर आप बॉन्ड मान लो और दोनों अंगुलियों के कोणों पर अगर आप हाइड्रोजन मान लो तो उनको एक को अपनी तरफ ले आओ एक को दूसरी तरफ ले आओ। इस प्रकार का जो पोजीशन होता है वो ट्विस्टिंग होता है। ये इसमें भी अपन रेफरेंस पेपर के प्लेन से देखते हैं, यानी जहाँ से दोनों अंगुलियाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ से देखते हैं तो हमारे को बॉन्ड एंगल में चेंजेज पता चलती हैं। बंदर की तरह बंदर पहले तो नीचे होता है और फिर एकदम 180 का टर्न करके ऊपर चला जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। इस प्रकार का जो होता है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। इस प्रकार से हमारे पास जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो दो प्रकार के हो गए, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग दो प्रकार के हो गए, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। बेंडिंग भी दो प्रकार के हो गए, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। और इन द प्लेन भी दो प्रकार के हो गए, रॉकिंग और सिजरिंग। आउट ऑफ द प्लेन भी दो प्रकार के हो गए, ट्विस्टिंग और वैगिंग। अब हम एक विशेष प्रकार का जो होता है मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन, उसे ब्रीदिंग वाइब्रेशन कहते हैं। जब कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसके जो सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं एक बार सिकुड़ते हैं और एक बार फैलते हैं, जैसे फेफड़े एक बार सिकुड़ते हैं एक बार फैलते हैं। इस प्रकार का जो है, यानी कि एक बार बॉन्ड लेंथ में कमी आती है और एक बार बॉन्ड लेंथ में बढ़ोतरी होती है, सभी बॉन्ड लेंथ में। ये साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। तो इस प्रकार का जो होता है उसे ब्रीदिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। अब दो इम्पॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है, स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन बेंडिंग। और स्ट्रेचिंग में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो बेंडिंग से ज़्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार से एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जो एनर्जी होती है उसमें ज़्यादा की आवश्यकता होती है, जबकि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में कम की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। थैंक यू।